अजीज़ दोस्तों, इंग्लैंड के इलेक्शन के हवाले से चीज़ें चल रही हैं, मामला चल रहे हैं और ये है कि कोई ख़ास उम्मीद नज़र नहीं आ रही, इसलिए कि लेबर की मैनिपुलेशन की वजह से और कुछ राइट विंग के वोट डिवाइड होने का है, जो आगे मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा आया है, वो रखना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक केस आया है हौसलों में, लंदन का एक इलाका है। 13 जून को 7 साल के बच्चे क्लास 2 में पढ़ते थे, उन्होंने एक हिंदू बच्चे को, वो भी 7 साल का था, इनकी क्लास में पढ़ता था, उसको कन्वर्ट करने की, फोर्स्ड कन्वर्जन की पूरी कोशिश की। और फिर इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि वाकई ये सच था। 7 साल का बच्चा, उसका बाप कहता है कि मेरा बेटा स्प्रिंगवेल जूनियर स्कूल में पढ़ता था, तो मैं अपने बच्चे को स्कूल से लेने गया तो उसने कहा कि पापा मैकडोनल्ड तो हलाल नहीं है ना, तो हमें वहाँ से खाना नहीं लेना चाहिए। तो उसने कहा कि बेटा हम लोग तो वेजिटेरियन हैं, हम तो वैसे ही मैकडोनल्ड से नहीं लेते खाना। तो बाद में कहता है, एक दिन मेरा बेटा मुझे कहता है कि मेरे दोस्त याहिया ने मुझे कहा है कि गोश्त खाने से ताकत आती है और हलाल गोश्त खाने से तो बहुत ज़्यादा ताकत आती है। तो उसके बाप ने कहा, मैं चौंक गया और मैंने हेड मास्टर से रिपोर्ट किया। तो हेड मास्टर ने इंक्वायरी की, तो इंक्वायरी चल रही थी। इस दौरान कहता है मेरे बेटे ने घर में आके कहा कि मैं मुसलमान होना चाह रहा हूँ, 7 साल का बच्चा, क्योंकि मैं फिर चिकन खा सकता हूँ, हम तो वेजिटेरियन हैं। उसी दिन मेरी वाइफ ने मुझे स्कूल में मुझे ऑफिस पे फ़ोन करके एक बात कही जिसने मुझे हिला दिया। मेरी वाइफ ने कहा कि बेटा कह रहा है कि याया ने उसको कहा है कि खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा करो और तुम अपना नाम मोहम्मद रख लियो, अगर तुमने ये 2 काम नहीं किए तो मैं तुम्हारा दोस्त नहीं रहूँगा। इमोशनल ब्लैकमेलिंग। कहता है फिर मैं फ़ौरन स्कूल भागा और स्कूल वालों से कांटेक्ट किया, हेड मास्टर से मैंने कहा कि भाई ये क्या हो रहा है। तो कहता है नेक्स्ट डे 14 जून 2024 को हेड टीचर ने सारे बच्चों का इंटरव्यू किया और हमें भी बुलाया गया, और जो पता चला वो ये है कि मेरे बेटे को ये कहा गया था कि तुम अपना नाम मोहम्मद रखो, और उसने अपने दोस्तों से एग्री किया। मेरे बेटे को उसके मुसलमान दोस्तों ने ये कहा कि ये जो तुम्हारे हाथ में मंदिर के धागे हैं वो सब काट के फेंक दो, और उन्होंने कैंची लाके उसके धागे काटने में उसकी मदद भी की, और उसको बोला कि तुम हमारी बातें सारी मानोगे जो हम तुम्हें इस्लाम के हवाले से कह रहे हैं, वरना हम सब तुम्हारा दोस्ती ख़त्म कर देंगे। उस हेड टीचर ने इस सारी इंक्वायरी के बाद उन 3 मुसलमान बच्चों को स्कूल से सस्पेंड कर दिया और आगे मज़ीद एक्शन लेने की बात हो रही है। अजीज़ दोस्तों, बात दरअसल ये है कि ये चीज़ नई नहीं है। मैंने आपको बताया था, 2-3 बार शायद बताया था। आज से मेरा ख्याल है 4-5 साल पहले की बात है। पहली बार मुझे एक साहब ने कांटेक्ट किया था 2019 में, और उन्होंने कहा कि आरिफ भाई मेरा बेटा स्कूल जाने के लिए बस स्टॉप पे जाता है ना, तो मेरे पड़ोस में एक पाकिस्तानी रहता है, वो भी अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाता है, तो उधर वो बस स्टॉप तक छोड़ने जाता है। तो वहाँ वो बाप बेटा मेरे बेटे को मुसलसल कहते हैं कि यार तुम इतने अच्छे लड़के हो, तुम मरने के बाद जन्नत में तो जाओगे नहीं, इसलिए कि तुम काफिर हो, तो तुम मुसलमान क्यों नहीं हो जाते। वो भी 5-6 साल का बेटा था, 6-7 साल का था उस वक्त। ये नॉर्मल है, मुसलमानों के अंदर ये कीड़ा है, खुद इंसान नहीं बनना चाहते, दूसरों को मुसलमान करना चाहते हैं। अजीज़ दोस्तों, ये मेरे सामने एक हमारा इसी लंदन का ये लेटेस्ट वाक़या अखबारों में आया था, इस वजह से मुझे इसका पता है। अजीज़ दोस्तों, स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट फीको, जिनको कई बार हमले हो चुके हैं और अभी इनको गोलियां भी लगी थी 15 मई को, उसने अपने
प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मुझ पे हमला जॉर्ज सोरोस के इकोसिस्टम ने कराया है। ये जॉर्ज सोरोस एक इकोसिस्टम का पार्ट है और ये पूरी दुनिया में अपनी मर्जी की सरकारें लाने के लिए गंदे खेल खेलते हैं। भारत के इलेक्शन पे इन्होंने 1-1.5 साल तक खूब इन्वेस्टमेंट की और पूरा जो सिलसिला भारत की ओपोजिशन पार्टियों का जो कास्ट सिस्टम और डिवाइड एंड रूल था वो सिलसिला चल रहा था। अजीज दोस्तों, यूके के इलेक्शन के हवाले से सिचुएशन ये है कि लेबर पार्टी ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा उसको वो है। एक मिसाल ले लें कि हमारे एक दोस्तों नहीं, हमारे एक अच्छे एमपी हैं बॉब ब्लैकमैन। ये इंडिया ने इनको काफ़ी अवार्ड भी दिए हैं, हमेशा हिंदुओं की और इंडिया की इंटरेस्ट की रक्षा करते हैं पार्लियामेंट में। उनके इलाके में इस वक्त जो पोल चला है उसमें 44% लेबर के कैंडिडेट को है, 39% बॉब ब्लैकमैन को है कंजर्वेटिव, और 7% रिफॉर्म पार्टी को है। अब अगर ये 7% रिफॉर्म पार्टी ना होती तो राइट विंग का वोट होता, क्योंकि रिफॉर्म पार्टी अब एक्सट्रीम राइट की बात करती है। देखें इस वक्त की सूरत हाल में तो मैं भी काफ़ी एक्सट्रीम राइट की तरफ सोचता हूँ। मैंने आपको अभी पिछले दिनों उनका वो मैनिफेस्टो दिखाया था। अब ये रिफॉर्म पार्टी का मैनिफेस्टो है। इसमें पहला पॉइंट ही ऐसा है कि जिससे आपका दिल करता है कि वाकई यार इसको वोट दो। उन्होंने कहा हम अगर गवर्नमेंट में आएंगे पहला काम ये करेंगे कि टीवी लाइसेंस की फ़ीस ख़त्म कर देंगे। यहाँ पे टीवी लाइसेंस की फ़ीस सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आप बीबीसी देखते हैं, उसका मेजर पार्ट बीबीसी को जाता है, क्योंकि बीबीसी पे ऐड नहीं चलते टीवी पे, वो पब्लिक डोनेशन पे चलता है, कॉरपोरेट डोनेशन पे चलता है, या फिर ये टीवी लाइसेंस का एक मेजर पार्ट बीबीसी को मिलता है। तो टीवी लाइसेंस की क्या ज़रूरत है? और बाकी यूरोप में कहीं नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे जो टीवी चैनल प्रोवाइडर है उससे आप लेते हैं चैनल, उसकी पेमेंट करते हैं। जैसे हमारे यहाँ स्काई प्रोवाइड करता है, स्काई को हम मंथली बिल भर रहे हैं। तो फिर टीवी लाइसेंस वो इसलिए कि बीबीसी। जब पहली बार मेरे घर पे, मुझे तो पता नहीं था बेल्जियम से जब यहाँ मूव हुआ था, तो मैंने 2 साल तक वो भरा नहीं। तो एक दिन आए, छापा मारा उन्होंने कहा आपके पास टीवी है? मैंने कहा आपने लाइसेंस का वो दिखाएं, आपने भरा है? मैंने कहा हमने तो लाइसेंस नहीं भरा। बोला क्यों? तो मैंने कहा यहाँ पे लाइसेंस होता है। कहता आपको लाइसेंस भरना होता है। तो मैंने कहा मैं लाइसेंस क्यों? बोला इसलिए कि यू वॉच फ्री चैनल विच इज़ बीबीसी। मैंने कहा आई डोंट वॉच बीबीसी, आई डोंट लाइक बीबीसी एंड आई नेवर वॉच बीबीसी। बोला है तो सही ना, अवेलेबल तो है ना, आपको देखना है नहीं देखना आपका मसला है, आपको फ़ीस तो भरनी पड़ेगी। मुझे जुर्माने के साथ उन्होंने फ़ीस ली थी और फिर हर साल भरनी पड़ती है मजबूरन, क्योंकि आपके घर में टीवी है, आपको फ़ीस भरनी है। नहीं भरो तो छापे मार के जुर्माना के साथ। अब आप सरकार से तो नहीं लड़ेंगे ना। तो ये पहला पॉइंट ही ऐसा है, बाकी भी है काफ़ी चीज़ें, लेकिन मेन पहला पॉइंट ही ऐसा आपको अट्रैक्टिव लगता है। लेकिन मेरा दिल बड़ा करता है कि मैं भी कंजर्वेटिव पार्टी छोड़ के रिफॉर्म पार्टी में, मेरे कई हिंदू दोस्त भी रिफॉर्म पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। तरुण गुलाटी साहब हैं जो कि मेयर के इलेक्शन में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हुए थे, वो रिफॉर्म पार्टी के अब कैंडिडेट हैं एमपी के लिए। नाइजल फरज रिफॉर्म पार्टी का वो है। नाइजल फरज मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट होता था ब्रेग्जिट से पहले इंग्लैंड की तरफ से, और वो बड़ा वोकल था ब्रेग्जिट के लिए भी। वो ब्रिटिश प्राइड के लिए बड़ा वोकल है कि ब्रिटिश प्राइड अब वापस होनी चाहिए, और इंग्लैंड में वही रह सकता है जो इंग्लैंड की कल्चर को, इंग्लैंड की रूल को, लॉ को सपोर्ट करता है। जैसे ये टी शर्ट है इनके लोग पहन के घूम रहे हैं, कि आप उस मुल्क को सपोर्ट करें जिस मुल्क में आप रह रहे हैं, अदरवाइज उस मुल्क में जाकर रहें जिस मुल्क को आप सपोर्ट कर रहे हैं, यानी किसी इस्लामिक देश में। ये प्योर मुसलमानों के लिए मैसेज है। रिफॉर्म पार्टी में जैसे तरुण गुलाटी साहब हैं, ऐसे कई हिंदू कैंडिडेट हैं ना। रिफॉर्म पार्टी इज नॉट अगेंस्ट हिंदू, सिख्स या रेसिस्ट नहीं है ये लोग। लेकिन मेरी नज़र में मसला ये है कि इलेक्शन में अब 2 हफ्ते हैं। ऋषि सुनक ने पार्लियामेंट डिसॉल्व की, इसके बाद आपके पास 5 हफ्ते थे इलेक्शन की कैंपेन के लिए। इतने कम अरसे में एक नई पार्टी अपने इनरोड्स कैसे बना सकती है, अपनी कैंपेन इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकती है कि वो आगे मामलात को
मतलब जीत सके। अब पोल आ रहे हैं, पोल में क्या है, कंजर्वेटिव पार्टी 3rd नंबर पे आ गई है, लेबर 35%, कंजर्वेटिव रिफॉर्म 24%, कंजर्वेटिव 15%, लिबरल डेमोक्रेट 12%। अब रिफॉर्म, कंजर्वेटिव और लिबरल डेमोक्रेट तीनों राइट विंग हैं, तो इनके अगर आप वोट मिलाएं तो 43% और लेबर 35%। लेकिन वही डिवाइड इन रूल वाला मामला है। जैसे भारत के 2019 के इलेक्शन में ये सब अलग अलग पार्टियां थीं, भारत के बीजेपी की सीटें कम हुई हैं, वोट कम नहीं हुआ, उनका वोट यूनाइट हुआ है। तो ये मामला है यहाँ पे भी। तो मेरी नज़र में रिफॉर्म पार्टी लेबर का रास्ता साफ कर रही है, क्योंकि रिफॉर्म पार्टी जीत तो सकती नहीं। अब आप कहेंगे कि कंजर्वेटिव कैंडिडेट ना खड़े करे और रिफॉर्म को जितवाए, तो कंजर्वेटिव हिस्टोरिकल पार्टी है, 200 साल से यहाँ पे जो डेमोक्रेसी है इसमें कंजर्वेटिव लेबर दो मेन पार्टियां हैं। और रिफॉर्म पार्टी कंजर्वेटिव का वोट काटेगी ना, जिसकी वजह से खुद भी कुछ नहीं कर सकेगी और उनको करने भी नहीं देगी। अब जैसे ये तनदन देसाई है, तनमन देसाई, ये सिख है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेबर की तरफ से रहा है, ये खालिस्तानियों को भी सपोर्ट करता है, ये हमेशा इंडिया के खिलाफ बोलता है, सब कुछ है, लेबर का है ना। लेकिन अभी गजा वाले मामले पे मुसलमान तपा हुआ है लेबर से, और अपना सादिक खान मेयर मुसलमान था और पाकिस्तानी था, इसलिए उसको सपोर्ट किया था और उसको जितवाया था। यहाँ पे जनरल इलेक्शन में ये लोग कह रहे हैं लेबर अभी तक गजा के मामले पे कोई पॉलिसी नहीं दे रही। लेबर की गजा के हवाले से पॉलिसी वही है जो कंजर्वेटिव की है, कि आफ्टर ऑल इजराइल के खिलाफ तो कोई भी ब्रिटिश सरकार नहीं जाएगी ना, तो वो तपे हुए हैं लेबर से। तो ये तनमन देसाई मस्जिद के बाहर खड़ा था तो नारे लगा के उसको खिलाफ वो किया, और इसके सिक्योरिटी वालों को खतरा था कि इसके ऊपर हमला भी कर सकते हैं, तो इसको भागना पड़ा और वो वहाँ से भाग के चला गया। लेबर इस मुल्क में वही काम कर रही है जो कांग्रेस भारत में करती आई है। 1997 से 12 मिलियन इमिग्रेंट्स यूके में आए हैं, 80% उसमें से वेलफेयर सिस्टम पे, बेनिफिट पे डिपेंड करते हैं, जो कि हर आदमी पे 1 साल का 50,000 पाउंड खर्चा है। ये टोटल 500 बिलियन पाउंड है, यानी 600 बिलियन डॉलर है, जो कि ब्रिटिश सरकार पे बोझ पड़ा है इन इमिग्रेंट्स के वेलफेयर सिस्टम से। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान का 200 बिलियन डॉलर से भी कम कर्जा है, तो पाकिस्तान जैसा मुल्क तबाह है। ये 600 बिलियन डॉलर, 500 बिलियन पाउंड खाली वेलफेयर सिस्टम को झटका लगा है इन इमिग्रेंट्स की वजह से। और मास इमिग्रेशन 97 से लेबर के दौर में ज़्यादा हुई है। परसों यहाँ पे फिगर दिया है ब्रिटिश सरकार ने, परसों यहाँ पे 800 से ज़्यादा इमिग्रेंट बोट्स के ज़रिए आए हैं। और रिफॉर्म पार्टी इन चीज़ों के ऊपर अपनी कैंपेन कर रही है कि ना लेबर ये बोट्स रोक सकती है, ना कंजर्वेटिव रोक सकती है, सिर्फ हम रोक सकते हैं। और इसी पॉलिसी की वजह से रिफॉर्म पार्टी का एक चांस नज़र आ रहा है कि ये जीतेंगे नहीं। अब आप ये देखें, एक और पोल आया है, मतलब ये वही जो अभी आपको मैंने पोल दिखाया वही है, सॉरी, 35% लेबर, 24% रिफॉर्म, 15% कंजर्वेटिव, 12% लिबरल डेमोक्रेट, 8% ग्रीन पार्टी और 3% स्कॉटलैंड नेशनल पार्टी। ज़्यादातर स्कॉटलैंड नेशनल पार्टी सरकार के साथ ही बैठती है, जो भी सरकार बनाएगा। लेकिन यहाँ पे राइट का वोट डिवाइड हो रहा है और उसको ज़्यादा डिवाइड कर रहा है। अब आप एक कंस्टिट्यूंसी के हिसाब से देखें, जैसे मैंने बॉब ब्लैकमैन के लिए हैरो की जो कंस्टिट्यूंसी है उसका बताया, वैसा ही ज़्यादातर कंस्टिट्यूंसीज़ में। और फिर हर जगह मुख्तलिफ हिंदू ख़ास तौर पे इंडिपेंडेंट भी खड़े हुए हैं, जो ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा वोट काट जाते हैं। तो
यूके की पोजीशन काफ़ी ख़राब है और मैं समझता हूँ कि इलेक्शन के हवाले से हम एक बहुत ख़तरनाक सिचुएशन देख रहे हैं। अजीज़ दोस्तों, एंड पे ये मैं आपके सामने एक वीडियो रख रहा हूँ। लेबर पार्टी के प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट और चेयरमैन लेबर पार्टी केयर स्टेनमर और अभी ईद के मौके पे सादिक खान से मिलने गए थे और सादिक खान को ईद मुबारक दे रहे थे। ज़रा आप ये देखिए कि सादिक खान से ये टोटल मुसलमानों के हवाले से बातें कर रहे हैं। ये कभी इन्होंने ऐसा हिंदुओं के किसी लीडर से जाके बात की है यहाँ पे यूके में, या किसी और प्राइम मिनिस्टर ने किया हो? ये जिस किस्म की अपीजमेंट दिखा रहे हैं, इस्लामोफोबिया और ये वो, अलार्मिंग है, आई ओपनिंग है। ज़रूर देखिएगा। एंड अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्ट। Eid Mubarak. Thank you. It's Eid, it's a really important time for the Muslim community. So I just wanted to ask you how you and your family actually celebrate Eid. We all go to the mosque in the morning. We have something sweet to eat in the morning, and then it's a day you spend with your family, visiting family and friends. It's a day of celebration. Hajj is so important, and many people will be coming back from that. Well, Hajj is one of the 5 pillars of Islam. Every Muslim who can afford to do so once in a lifetime is required to go to Mecca, and many of your constituents and people across the country have been going to Mecca to perform pilgrimage, and they're returning now after Hajj. But there is this theme coming up, which is about the problem with visas. And obviously, you know, if we are able to come in and form a government, I think we're going to have to increase the quota. Have you picked this up as well? The Saudi government has reduced the numbers of people who are able to go to Hajj from this country. So many who want to go, who can afford to go, and it's such a big and important thing that there's a real frustration that people are not being able to go. So anything we can do to lobby the Saudi government to get more places for British Muslims would be appreciated. Because it's Eid, it is also a time, I think, where all of us are able to celebrate the, you know, incredible contribution that Muslims have made to our country. We see it in business, we see it in culture, we see a better Britain. One of the things that is coming up over and over again is Islamophobia. And well, you can see the stats, you can see the numbers rising, particularly since October the 7th. Although we shouldn't fall into the trap of thinking that before October the 7th, this was all heading in the right direction. It's been far too high for far too long. Clearly, we need to just say over and over again, Islamophobia is intolerable. It can never, ever be justified. And we have to continue with a zero tolerance approach. And I think there's more we can do in government. There's certainly stuff online which I think needs tackling much more robustly than it is at the moment. What I'm hoping, Keir, is your experience as a prosecutor means you'll be thinking about the strategy we can use to make sure we take action against those who break the law. There's a massive impact on people and their lives, their feeling about being able to walk around their own communities, their streets, their places of work or whatever it may be. It is certainly not low level. It really, really impacts people. I've seen so many cases for myself. What excites me though is I've been campaigning across the country. We've got so many Labour candidates who are Muslim, who are Hindu, who are Sikh, who are Jewish, who are Christian. I think our candidates are the most diverse we've ever had. It's the best team I think the Labour Party has ever put forward for an election. But look, this is a time of great celebration, and I do say Eid Mubarak, my friend. And thank you for sharing with me how you celebrate with your family. My very best wishes to you, to the whole Muslim community, and Eid al-Adha. Thank you, Keir. Thanks very much.